ओके, सो आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है, आपका फ्रिक्शन, है ना। हालांकि आप लोगों के स्कूल का यूनिट टेस्ट है, उसमें ये फ्रिक्शन चैप्टर नहीं है अभी तक। सिर्फ जो चैप्टर है होना है वो शायद मैं करा चुका हूँ। जिन लोगों ने भी अपना सिलेबस भेजा है उनके सिलेबस में फ्रिक्शन चैप्टर यूनिट टेस्ट में नहीं है, राइट। यस सर। तो हम लोग इस चैप्टर को करते ही स्कूल से काफ़ी आगे निकल जाएंगे आप लोगों के स्कूल के सिलेबस से। हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करके हाफ ईयरली तक आपका सिलेबस ही एक बार कंप्लीट कर दूँ। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों का पढ़ाई शुरू हो जाए, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी क्लास के साथ ही कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो ही रही हैं कि नहीं हो रही। यस सर। यस। बट हमारा टारगेट ये है कि अ, हमारा हमारा टारगेट ये है कि हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और अच्छे से सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कुछ क्लासेस करें, ठीक है बेटा। सो चैप्टर का नाम क्या है? नए चैप्टर का नाम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, ओके। चैप्टर का नाम है आपका फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? आपको मैंने न्यूटन्स लॉस पढ़ाए थे थोड़े बहुत, है ना। क्या पढ़ाया था? वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में न्यूटन्स लॉस नहीं है, बट मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट लॉ पढ़ाया था क्या? हम्म। यस सर। यस सर। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ाया था न्यूटन का? क्या पढ़ाया था? ऑब्जेक्ट, सर लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन and motion with uniform speed along same direction. An object in motion will remain in motion with uniform speed along same direction, and an object at rest will remain at rest, है ना। यस सर। कब तक? तो until and unless an external force acts on it। ठीक है, समझ में आई बात? या एन की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे? एन की जगह होना चाहिए अ नेट। मतलब जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो जब तक कि एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मूव करता रहेगा उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से। और जो रेस्ट पे, वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, है ना बेटा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचिए। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जब देखते हैं रियल लाइफ सिनेरियोस तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये फ्लोर है, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, इसको मैं एक बार पुश कर दूं, पुश करने से इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा? नहीं ना। ऐसा होता है क्या? नो सर। क्या होता है प्रैक्टिकली? ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, राइट। यस सर। तो मतलब क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेकार हो गया। हम्म।
क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेकार हो गया? No, sir. No, sir. तो क्या हुआ, ये रुक क्यों गया? ये क्यों रुक गया? क्योंकि बिकॉज फ्रिक्शन acts on the block to stop it। समझ में आई बात? क्यों रुका? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट है। इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ऐसे, ठीक है? फ्रिक्शन लगा है इसलिए ये रेस्ट पे आ गया है, ऐसा होता है। इसका एक ही एग्जांपल नहीं, इसके बहुत सारे एग्जांपल। किसी भी व्हीकल में अगर आप ब्रेक लगाते हो, ट्रक ले लो, कार ले लो, आपकी साइकिल ले लो, बाइक ले लो, ब्रेक लगा के उसको रोकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. तो कैसे रुकता है? आपकी ब्रेक लगाने से नहीं। आप तो ब्रेक, देखिए ध्यान दीजिए, ब्रेक तो साइकिल के अंदर का पार्ट है ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और हमें रोकने के लिए क्या चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, मतलब कोई बाहर से फोर्स लगाएगा तभी रुकेगा, मतलब तभी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो गाड़ी अगर रुकी तो कोई फोर्स बाहर से लगाओ, मतलब किसी और ने लगाया है। कौन है वो फोर्स अप्लाई करने वाला बंदा? हाँ, Sir, yes, sir. फ्रिक्शन है, मतलब रोड ने फ्रिक्शन अप्लाई किया है व्हीकल पर, व्हीकल के टायर्स पर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. या उससे भी आगे अगर जाए तो, चलो उस पर तो आएंगे, बाद में आएंगे। स्टॉपिंग आफ्टर रनिंग। मान लेते हैं आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते रुकना चाहते हैं, तो रुकेगा कौन? पैरों पे लगने वाला फ्रिक्शन, आपके लेग्स पे लगने वाला फ्रिक्शन। जस्ट इमेजिन कि लेग्स पे फ्रिक्शन ना लगे, क्या होगा? इमेजिन करिए आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आप गलती से आइस पे पहुंच गए, पूरा फ्लोर आइस का है। अब आपने रुकने की कोशिश की, क्या होगा? Sir, no. फिसल जाओगे, Yes, sir. है ना? Yes. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है ना? समझ में आई बात? ऐसा होता भी है, कीचड़ में कई बार फ्रिक्शन नहीं मिलता तो फिसल जाते हैं हम लोग, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. हम्म? Yes, sir. केले के छिलके पे लाला जी फिसलते हैं ना, लाला जी ने केला खाया, वो पोएम तो सुने होगी बचपन में कि नहीं सुनी है? सर केले के सूखे पर पैर रखने से फिसल जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो एक स्मूथ वेट सरफेस पे चलना मुश्किल होता है, वॉक करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होता, वहां पे रुकना ही मुश्किल है, चलना ही मुश्किल है ना? समझ में आई बात? यस सर। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, समझो बात। हम लोगों को सुनने में लगता है कि फ्रिक्शन एक स्टॉपिंग फोर्स है। जब भी हम फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं, हल्का फुल्का आइडिया आप लोगों को पहले से, इसलिए मैं अज्यूम करके बता रहा हूँ कि आपको हल्का फुल्का आइडिया है। तो फ्रिक्शन के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो हम फ्रिक्शन सोचते हैं कि फ्रिक्शन इज अ स्टॉपिंग फोर्स। ऐसे ही सोचते हो ना, कि कुछ और सोचते हो? यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा गलत है। समझिए बात को। आपका जो व्हीकल है, एक बार उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये व्हीकल के टायर्स, दिख रहा है टायर कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है। ये उसके दूसरा पहिया है, ठीक है? बाकी मैं गाड़ी बना लेता हूँ आराम से, जल्दी जल्दी। लेट्स से ये गाड़ी फ्लोर पे अभी खड़ी है, अभी मूव नहीं कर रही, बस खड़ी है। तो ये रेस्ट पे है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इस गाड़ी को कौन चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा, यस सर। ठीक।
जब गाड़ी में ड्राइवर क्या करेगा, एक्सीलरेटर दबाएगा, एक्सीलरेटर दबाने से क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, हाँ यस सर। नहीं, उससे उससे पहले क्या होगा, इमेजिन करिए एक्सीलरेटर दबाने से, सिर्फ एक्सीलरेटर दबाने से क्या हुआ, ये बताइए मुझे। एक्सीलरेटर दबाने से व्हील घूमता है, पहिया घूमता है, हाँ या ना। एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी नहीं चलती, व्हील घूमता है, राइट। यस सर। यस सर। अब इमेजिन करिए इस व्हील को, सिर्फ इस व्हील के बारे में सोचिए। तो मैं व्हील को बड़ा बना ले रहा हूं, ये व्हील है जो कि इस तरीके से घूम रहा है। अगर ये व्हील अपनी जगह पे खड़ा होकर घूम रहा है तो मुझे बताइए इसका टॉप मोस्ट पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर जाएगा, बताइए। ऊपर अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, बताइए ये वाला पॉइंट कैसे मूव करेगा। सर्कुलर। हाँ सर्कुलर मूव करेगा, बट जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तब उस वक्त किधर जा रहा है, सर डाउनवर्ड। इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, सर डाउन डाउन। ये वाला पॉइंट, सर अप। और ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। या बैकवर्ड बोल सकते हैं, मान लेते हैं ये फ्रंट है ना। तो क्या होगा इसके बाद, ये जो फ्लोर है इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में कौन है, ये है कि ये है, मतलब पॉइंट ए बी सी डी, इनमें से कौन सा पॉइंट फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, बताइए तो। सर सी। क्या फ्लोर को का बी से कोई मतलब है अभी इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे क्या फ्लोर को बी से कोई मतलब है, बताइए हाँ या ना। नो सर। ना ए से कोई मतलब है ना डी से कोई मतलब, कोई भी फ्लोर को टच नहीं कर रहा, टच कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी, है ना। यस सर। और सी किधर जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट या बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यस सर। यस सर। सी अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सी पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बताइए तो। आगे लगेगा कि नहीं लगेगा, सर आगे। सर आगे। तो यही फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से ये गाड़ी चलना शुरू करी, ध्यान दीजिए, आया ना। यस सर। इस गाड़ी को मूव, आपने बोला फ्रिक्शन इज स्टॉपिंग फोर्स, मैंने आपको प्रूव कर दिया नहीं, फ्रिक्शन स्टॉपिंग फोर्स नहीं, फ्रिक्शन की वजह से ही आप मूव भी कर पाते हो, है ना। यस सर। इनफैक्ट अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, जितने भी मोशन आप देखते हो आसपास में, कुछ और कॉम्प्लेक्स मोशन या कुछ और हाई लेवल पे मोशन जो हम पढ़ेंगे उनकी बात अलग है, बट जनरली जो आप मोशन देखते हो उन मोशन के लिए आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन इज गॉड ऑफ मोशन। समझ में आई बात, फ्रिक्शन क्या है, गॉड ऑफ मोशन। ध्यान दीजिए, पूरी बात समझता हूं। फ्रिक्शन से ही मोशन जनरेट होता है, फ्रिक्शन ही मोशन को कंटिन्यू कराता है, इसलिए उसको हम ऑपरेटर कह सकते हैं, और फ्रिक्शन ही मोशन को बंद करता है, तो फ्रिक्शन को हम डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यस सर। क्योंकि आपने यहां पे देखा ना, फ्रिक्शन की वजह से मोशन शुरू हुआ है आपके बस का, राइट। जब आप वॉक करते हो तब भी यही होता है, जब आप वॉक करते हो तो सोचिए क्या होता है, ये फ्लोर है, मैं आपकी सिर्फ टांगे बना रहा हूं, चलो आपको ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ टांगे क्यों बनाए। है ना, ये तो खैर जॉगिंग हो गई, बट समझिए बात को, जॉगिंग में क्या हो रहा है, ये आदमी अपने इस पैर को पीछे खींचता है, इस वाले पैर को, इस वाले लेग को, हाँ या ना।
Yes, sir. जब इस वाले लेग को ये पीछे खींचता है तो इस लेग पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, Sir, front. और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये दौड़ना शुरू करता है। समझ में आई बात, Yes, sir. है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से आप जनरली आपकी बुक में जो दे रखा है वो बार बार मोशन को रुकने, कब रुकेगा, मोशन कितनी देर में रुकेगा, कितनी देर में रुकेगा, यही बात करता रहता है कि पूरे चैप्टर में आपकी बुक में। बट मैं आपका पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट, कर देना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से मोशन शुरू भी होता है। तो फ्रिक्शन करता क्या है, फ्रिक्शन जब मर्जी करेगा मोशन को शुरू कर देगा, जब मर्जी करेगा मोशन को रोक देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बताइए। No, sir. कुछ ना कुछ तो उसके नियम कानून होते होंगे फ्रिक्शन के, हाँ या ना। Yes, sir. हम्म Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक कॉपी कर लो डायग्राम वायग्राम के साथ। पीछे वाला कॉपी किए थे, ये कॉपी किए थे Yes, sir. सब लोग, Yes, sir. ठीक है। ये वाला भी कॉपी कर लो। सर जो टायर का समझा है ना अभी, हाँ एक और बार समझा दीजिए ना। बिल्कुल। देखो जब ये टायर ऐसे गोल 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 घूम रहा है, इस एरो से मैं बता रहा हूँ टायर कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला पॉइंट राइट में जाएगा, नीचे वाला पॉइंट, सॉरी, राइट वाला पॉइंट नीचे जाएगा, नीचे वाला पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, और लेफ्ट वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो पॉइंट सी लेफ्ट में जा रहा है और यही पॉइंट सी ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है। यस सर। देखो मैंने हवा में इसलिए बनाया ताकि डायग्राम बनाने की जगह हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही पॉइंट सी जो है लेफ्ट में जा रहा है, और ग्राउंड फ्लोर को सिर्फ इस पॉइंट सी से मतलब है क्योंकि बाकी तो इसके साथ कॉन्टेक्ट में है नहीं। यस सर। तो फ्लोर क्या बोलेगा पॉइंट सी को, ओए पीछे मत जा आगे चल। तो इसमें फोर्स किधर लगाएगा, ग्राउंड आगे की तरफ। कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो टायर पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा, यही फ्रिक्शन फोर्स है जो बस को आगे की तरफ मूव कराएगा। समझ में आई बात। यस सर। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो जस्ट इमेजिन की जो फ्लोर है ना ये आइस का है, इमेजिन की फ्लोर आइस का है, बस चलेगी क्या, नो सर। क्या होगा, ये टायर अपनी जगह पे घूमता रहेगा, घो 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 घूमता रहेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। ये बस टायर अपनी जगह घो घो घूमता रहेगा, और घूमेगा तो क्या होगा, हमेशा ही बॉटम मोस्ट पॉइंट पीछे जाते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यस। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, हो गया सर। हो गया। हो गया। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस यस सर। तो फ्रिक्शन क्या है, देखिए the force that acts tangentially between two surfaces in contact,
है ना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टायर था और जो हमारी रोड थी, इसके बीच में दो फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से बताऊं? एक तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, Yes. और दूसरा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा था। देखा था कि नहीं देखा था हमने? Yes, sir. हम्म। नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है? अलोंग द नॉर्मल, दोनों सरफेसेस के नॉर्मल के अलोंग, परपेंडिकुलर के अलोंग, हाँ या ना। Yes, sir. और फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो सब लोग? नहीं सर, सरफेस के अलोंग लग रहा है ना, मतलब सरफेस का डायरेक्ट। सरफेस के डायरेक्शन में, है ना। समझ में आई बात? तो ये वो फोर्स है जो कि सरफेस के अलोंग लगता है, या उसको कहते हैं टेंजेंशियली लगता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। अभी करता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इट अपोजेस स्लाइडिंग, है ना। Yes, sir. और अगली चीज जो लिख रहा हूं उसको बस लिख लेना, अभी अभी से स्लाइडिंग से समझेंगे। और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेस अब एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं ना, तो फिसलना इसको पसंद नहीं है, रगड़ना। फिसलने की जगह बोलना चाहिए रगड़ना। इसको रगड़ना पसंद नहीं दो सरफेसेस का। ठीक है, जब भी आपको दो सरफेसेस के रगड़ने की आवाज आने आए तो आपको समझ लेना कि फ्रिक्शन हो लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, yes, sir. आप Yes, जब अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे रगड़ते हो तो फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, समझ में आई बात? yes, sir. इमेजिन दिस कि आपके पास एक ब्लॉक है और उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ब्लॉक इधर जा रहा है और प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं, v1 v2 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना। Yes, yes. तो ब्लॉक 2 क्या बोलेगा? ब्लॉक 1 राइट में जा रहा है, मतलब ये प्लेटफॉर्म क्या बोलेगा कि ब्लॉक 1 राइट में जा रहा है, हाँ या ना। बोलो। Yes. तो प्लेटफॉर्म इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? Yes. और ये 1 क्या बोलेगा? 2 किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा? Yes. तो ये 1 2 पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है ना। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, होना भी चाहिए ना। अगर 2 ने 1 पे फोर्स लगाया तो 1 2 पे फोर्स नहीं लगाएगा क्या? Yes. जैसे यहां पर इस रोड ने इस टायर पे आगे फोर्स लगाया तो टायर रोड पे पीछे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इमेजिन करिए टायर रगड़ रहा है ऐसे, तो रोड को पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा वो? हाँ सर. है ना। तो इस टायर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सॉरी, रोड पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। समझ में आया? टायर पे आगे, रोड पे पीछे। हमेशा फ्रिक्शन पेयर में ही आएगा ना, क्योंकि हर फोर्स पेयर में आता है। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes. Yes, sir. तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर फोर्स क्या आएगा? पेयर में ही आएगा, इसलिए अगर रोड ने टायर पे फ्रिक्शन आगे लगाया तो टायर रोड पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। यहां प्लेटफॉर्म ने ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगाया तो ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा। लगेगा ही लगेगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गया स्लाइडिंग का एग्जाम। बट फ्रिक्शन ऑल्सो अपोजेस टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, मतलब स्लाइड हो नहीं रहा है, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी अपोज करता है। मतलब स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन पहले अपोज करना शुरू कर देगा, स्लाइड होने से रोक बचा भी लेगा कई बार। समझ में आई बात?
फॉर एग्जाम्पल जब हम वॉक करते हैं तो अपने जो पैर हमारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में उसको हम पीछे खींचते हैं, पर क्या इस ग्राउंड पे स्लाइड करता है क्या वो पैर? हम्म नो सर। नहीं ना, फिसल फिसल के तो नहीं चलते हो ना आप, कि फिसल के चलते हो? नो सर। नहीं ना। तो बेसिकली वहां पे सिर्फ टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मतलब क्या है, सोचिए। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मैं आपको एकदम बेसिक मतलब समझा दे रहा हूँ, बाकी जब आएगा तब देख लेंगे। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का बेसिक मतलब ये है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उस केस में स्लाइडिंग हो जाती। इमेजिन करिए कि ये लड़का यहाँ पे जॉगिंग कर रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, अपनी जगह पे पैर चलाता रहेगा, हाँ या ना, जैसे ट्रेडमिल पे करते हैं। यस सर। तो उसका पैर बार बार ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? हम्म यस सर। तो फ्रिक्शन की एब्सेंस में स्लाइडिंग होती, मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, ठीक है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से स्लाइडिंग नहीं हो पा रही है, वैसे स्लाइडिंग होती बट फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से स्लाइडिंग नहीं हो पा रही है। उस केस में भी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लगेगा, तो उस टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को अपोज करते हो। ठीक है बेटा, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? नो सर। क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। यस सर। इसको कॉपी कर लो। वो कर लिया। हम्म कर लिया? यस सर। यस सर। चलो, तो अब देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो बेटा सबसे पहले तो ये करता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। सीधा सा एग्जांपल है, आपकी बुक पर एग्जांपल ही करा रहा हूं मैं इस चीज पे। इमेजिन करिए कि ये फ्लोर है, आपने इस फ्लोर के ऊपर कोई ब्रिक रखा हुआ है, ये आपका कोई ब्रिक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हल्का फुल्का दिख रहा है ना? हाँ सर, एक बार बताओ। अब आप क्या करिए, इस ब्रिक से आपने एक स्प्रिंग बैलेंस को बांध दिया, और इस स्प्रिंग बैलेंस को आपने खींचा, तो क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स की रीडिंग आ जाएगी, हाँ या ना? यस सर। ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है। ठीक है, तो इस स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स की रीडिंग आएगी। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये आप मेजर कर सकते हो स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हुए कि कितना फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ब्रिक स्लाइड करना शुरू करता है ना बेटा? हम्म यस सर।
spring balance measures the force required to overcome फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर कर लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। अब क्या है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ब्रिक के अराउंड, अब अगर मैं इस ब्रिक के अराउंड एक प्लास्टिक रैप कर दूं, तो उससे क्या होगा? तो उस केस में रीडिंग कम बताए। देन द रीडिंग विल, वैसे तो डिक्रीज होगा, बट हम लिखना क्या चाहिए, चेंज लिखना चाहिए। फिर मैं डिक्रीज लिख रहा हूं क्योंकि आपकी बुक्स में डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। रैप, अगर प्लास्टिक को रैप कर देंगे तो जो फोर्स की रीडिंग है चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या है, सुन लो बात, क्या किया हमने, फोर्स लगा के ब्रिक को खींचा, तो हम देखेंगे कि सिंपल ब्रिक को अगर आप ग्राउंड पे खींच रहे हो तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, लेट्स से वो फोर्स 100 न्यूटन, ठीक है। उसका उसके बाद क्या करो, उसी ब्रिक को आप एक पॉलीथीन में रैप कर दो, ठीक है, फिर से खींचो उसे, तो इस बार पता चलेगा 100 न्यूटन की जगह 80 न्यूटन पे या मे बी 70 न्यूटन पे ही ब्रिक जो है स्लाइड करना शुरू करेगी। समझ में आई बात? यस सर। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। पहले ब्रिक का सरफेस था फ्लोर के कांटेक्ट में, अब प्लास्टिक है, हाँ या ना? और क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? अपनी बुक ऐसे रख दो फ्लोर के आगे, और यहां पर आप एक पेंसिल सेल ले लो। पेंसिल सेल समझते हो सब लोग? यस सर। और उसको यहाँ से रिलीज करो। जब रिलीज करोगे तो टक 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 यहाँ जाने के बाद ऐसे जाएगा, टक 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 टक, यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बट उसके बाद क्या करो, इस जगह पे फिल सम सैंड। ये आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, पहले आपने काम टेबल पे किया, फिर टेबल के ऊपर आपने थोड़ा सैंड रख के सेम काम किया। तो जैसे ही हमने सैंड फिल किया, इसको मैं पिंक कलर से लिख देता हूं, फिल सम सैंड, ऑन फिलिंग सैंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? सर कम हो जाएगा। सर डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन बढ़ गया। यस सर। मतलब क्या है, सरफेस कौन सा है इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा फ्रिक्शन, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक चीज नोट कर लेंगे, फ्रिक्शन इज स्मॉलर बिटवीन स्मूथ surfaces and larger between रफ surfaces। समझ में आई बात? यस सर। कॉपी कर लो इसको यहां तक।
सर हो गया। ठीक है। सर प्लीज सर प्लीज वेट। हम्म तो हम इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस को और ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं क्या, मतलब फ्रिक्शन और डिक्रीज कर सकते हैं क्या, कोई उपाय है? सर छोटा छोटा स्टोन या पेबल्स रख। वो सब तो बेटा दूसरे तरीके के फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। एक काम करो, इस प्लास्टिक सॉरी इस सेल के ऊपर, ये जो पेंसिल सेल है, इसके ऊपर एक और कोई रफ सरफेस लपेट दो, सैंड पेपर लपेट दो, है ना? स्टॉपिंग डिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो 2 मिनट तो रुकिए ठीक सर। ठीक ठीक ठीक। सर कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड। देखिए दूसरा जो रीजन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है? दूसरा है, हालांकि अभी के लिए ये जो रीजन है ये पूरा सही भी नहीं है। असली रीजन में चलो मैं सही लिखा देता हूँ, क्योंकि जब इस सिलेबस में ही नहीं तो गलत क्यों लिखा है ना? बुक में है ही नहीं आपके तो गलत क्यों लिखा? क्या है? दूसरा है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब ये भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, बाकी चर्चा इसके बारे में बाद में करेंगे, ठीक है? देखिए इमेजिन दिस कि आपके पास फ्लोर है, ये रहा, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, उसी मटेरियल का एक बड़ा बॉक्स यहां रखा, सेम फ्लोर पे, तो सरफेसेस तो दोनों के सेम हुए, हाँ या ना? यस सर। सरफेसेस दोनों के सेम हो गए। अब क्या होगा, मैंने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, इसको स्लाइड करने के लिए, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसको मैं F1 कह देता हूँ, इस पे मैंने फोर्स लगाया F2, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। आपको क्या लगता है कौन सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, F1 ज्यादा लगाना पड़ेगा कि F2 स्लाइड कराने के? सर F2 ज्यादा लगेगा। क्यों? सर क्योंकि F2 का मास ज्यादा है। ध्यान दीजिए, सर मैं बहुत कुछ। ध्यान दीजिए, मास से मोशन की शुरुआत का कोई लेना देना नहीं है। मोशन की शुरुआत की बजाय मास किस चीज को इफेक्ट करता है कि मोशन कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ये मास पे डिपेंड करती है, ठीक है बेटा? स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा इससे इसका मास से मतलब नहीं है, ठीक है? मास चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, अगर स्पीड में चेंज होना होगा तो हो जाएगा। हाँ ये बात और है
कम मास की स्पीड तेजी से चेंज होगी, ज्यादा मास की स्पीड स्लोली चेंज होगी। ठीक है बेटा? यस सर। मतलब बेसिकली ये F2 जो है अगर इस फ्रिक्शन से बड़ा हुआ तो थोड़ा सा भी ज्यादा अगर हुआ ना तो ये इसका मोशन शुरू हो जाएगा। F1 इस फ्रिक्शन 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो मोशन शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? हो क्या यहां हो क्या रहा है समझिए कि इसको भी अर्थ नीचे खींच रहा है, स्मॉल एम जी से मान लेते हैं, इसको अर्थ खींच रहा है लेट से कैपिटल एम जी से, कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, ठीक है ना? तो ये क्या ब्लॉक्स अर्थ के अंदर चले जा रहे हैं क्या, ग्राउंड के अंदर घुस जा रहे हैं क्या? नहीं ना। मतलब इस पे ग्राउंड जो है या फ्लोर जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और इस पर N2 आया ना, नॉर्मल फोर्स। यस सर। यहां N1 कितना होगा, स्मॉल एम जी को बैलेंस करेगा, और N2 किसको बैलेंस करेगा, कैपिटल एम जी को। तो हम बोल सकते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1। और जब नॉर्मल फोर्स बड़ा होगा तो फ्रिक्शन भी बड़ा होना चाहिए। तो F2 इज ग्रेटर देन F1 विच मीन्स कैपिटल F2 इज ग्रेटर देन कैपिटल F1। समझ में आई बात? यस सर। यहां पर कैपिटल F1 और कैपिटल F2 क्या है, आर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक्स। ठीक है बेटा? मैंने लास्ट लाइन लिखा ना, एक तो बड़ा एक कम से वो वाला समझा दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि फ्रिक्शन जो है नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। नॉर्मल फोर्स अगर बड़ा है तो फ्रिक्शन भी बड़ा है, फ्रिक्शन बड़ा है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए। हाँ या ना? यस सर। तो मतलब नॉर्मल ज्यादा फ्रिक्शन भी ज्यादा लगता हाँ, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, इनफैक्ट मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है? मैंने गलती से फोर्स में पढ़ा दिया था ना फ्रिक्शन, याद है? है। यस सर। सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। आगे बढ़े। सर एक तो बस यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है? दो सरफेसेस के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो सरफेस एरिया है ना कॉन्टैक्ट का, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखने वाली बात है ये, इट डज नॉट लिखा है मैंने, डज नॉट। समझ में आई बात? लोगों को लगता है सर एरिया बढ़ा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके? कोई दिक्कत? नहीं सर। हमारी गट फीलिंग है ना, मन अंदर लगता है ना, हाँ एरिया बड़ा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, लगता है कि नहीं लगता अंदर से? बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है? एरिया बड़ा हो छोटा हो फ्रिक्शन सेम लगता है। तो फ्रिक्शन होता क्यों है, व्हाई डज फ्रिक्शन एक्ट, फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है? तो जवाब इसका है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ
irregularities due to interlocking of irregularities in areas in surfaces in contact। समझ में आई बात? देखिए क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर मैं ऐसे देखना तो मुझे लग रहा है लाइन स्मूथ है, राइट, सरफेस स्मूथ है, राइट। बट अगर मैं इसको लेंस से जूम करके देखूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा पता है? मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो सरफेस है इसमें कुछ इरेगुलरिटीज है। समझ में आई बात? मतलब उबड़ खाबड़ है, कुछ खुरदरा है ना? कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज रहेंगी ही रहेंगी। तो ये मेरे पास इस सरफेस की इरेगुलरिटीज है। जो नीचे जो फ्लोर है उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज हैं, है ना? इसलिए जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो इसके एक्सट्रूजन्स इसके अंदर घुस जाएंगे, इसके एक्सट्रूजन इसके अंदर घुस जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। दोनों आपस में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। जब स्लाइड करोगे तो वो फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है फ्रिक्शन? नहीं समझ में आया भाई? दोनों इरेगुलरिटी जब एक दूसरे के अंदर घुस गई तो अब स्लाइड करने में दिक्कत होगी। यहाँ देखिए, जैसे इस सरफेस को देखिए, ऊबड़ खाबड़ ऐसा है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरीके का सरफेस है, ठीक है। दूसरा सरफेस इसके ऊपर ऐसे ही रखा है। तो अब जब साइड में स्लाइड करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्लाइड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। यही आपका फ्रिक्शन को अपोज करता है, अच्छा यही आपका मोशन को अपोज करता है, स्लाइडिंग को अपोज करता है। यहीं से फ्रिक्शन आता है, ठीक है बेटा? यस सर। सर जितना ऊपर कपड़ा उतना ज्यादा है। हाँ, इसलिए जो जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा उसमें इरेगुलरिटीज होंगी, उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आई बात? यस सर। रफ मीन्स मोर इरेगुलरिटीज, विच मीन्स क्या हो जाएगा? मोर इंटरलॉकिंग, विच विल मीन मोर फ्रिक्शन। समझ में आई बात? यस सर। स्मूथ में फ्रिक्शन कम होगा, रफ में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए रफ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब कॉपी हो गई? यस सर। ठीक है, नो सर नहीं। चलो। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। चलो, अब है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स।
दो टाइप होते हैं मेनली, कौन कौन से? एक तो है वो, एक का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरे का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन वो वाला फ्रिक्शन है दैट अपोजेस स्लाइडिंग। तो दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग को या रगड़ने को अपोज कर रहा था, वो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक है। और स्टैटिक कौन सा है? दैट अपोजेस टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, मतलब जो स्लाइडिंग के पहले ही शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंडेंसी का मतलब तो अभी तक बताया नहीं है, ठीक है, तो लेट्स नॉट गो देयर, भी एग्जांपल से समझ में आएगा। इमेजिन दिस कि मेरे पास ये फ्लोर है और इस फ्लोर पे ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक हवा में उड़ रहा है क्या? नहीं। ये मैं सिर्फ अपने सहूलियत के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूं, जिससे कि डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो, मैंने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि इफ फोर्स F इज स्मॉल, अगर फोर्स F स्मॉल है तो क्या होता है बेटा? ब्लॉक विल नॉट मूव, देर इज नो स्लाइडिंग, है ना? टेक्स प्लेस, राइट? है ना? यस सर। जब फोर्स F स्मॉल है तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? इस फोर्स को कोई बैलेंस करेगा तब ना नहीं करेगा मूव, है ना? तो लेट्स सी कि उसके ऊपर फोर्सेस लग कौन कौन से रहे। तो मैंने ब्लॉक को अब छोटा सा बना दिया ऐसे, ये ब्लॉक है, ठीक है, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, कोई बताएगा? mg नीचे, नॉर्मल। आगे फोर्स F लगाया हमने, और इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? पीछे लगने वाला फ्रिक्शन। सो द फ्रिक्शन will balance force F, right? है ना? When force is small. So when this force is small, the friction depends on this force and nothing else, right? Right? सिर्फ जितना फोर्स लगाएगा लगा रहे हैं हम, उसको बैलेंस कर देगा ये फ्रिक्शन, राइट? यही हो रहा है ना? यस सर। है ना? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? वहीं if force F is large, अगर यही फोर्स F बड़ा है तो क्या होगा? ब्लॉक विल स्लाइड, है ना?
तो ये कौन सा फ्रिक्शन था? दिस वाज, क्योंकि स्लाइडिंग हो नहीं रही तो कौन सा फ्रिक्शन है? और यहां स्लाइडिंग हो रही है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक होगा, है ना? तो उस केस में क्या चल रहा है देखिए, ये अपने पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स आगे लगा F, ऊपर नॉर्मल और नीचे mg तो है ही है ना? और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा, बट इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके मुकाबले ये फोर्स बड़ा है ना? है ना? है ना? यस सर। दिस फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो ये फ्रिक्शन है कितना? तो इसका जवाब है कि दिस फ्रिक्शन इज गिवन बाय, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एंड वी हैव अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या, इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते क्या है? म्यू। मू नहीं पढ़ना है, म्यू पढ़ना है, ठीक है? समझ में आई बात? लेकिन ये कौन से फ्रिक्शन के लिए वैलिड है? तो सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए वैलिड है ना? है ना? राइट? इसलिए फ्रिक्शन को काइनेटिक है, इसलिए इसके नीचे मैं के लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। म्यू भी काइनेटिक के लिए, इसलिए इसको म्यू के लिख दे रहा हूं, ठीक है? म्यू को पढ़ते क्या है? म्यू होता है कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट समझते हो सब लोग? मैथ से पढ़ा होगा ये टर्म, नहीं समझते? सर जानते हैं, मैथ तो पढ़ा है ना? किसी भी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल के बगल में जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोइफिशिएंट बोलते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5 लिखा हुआ है कहीं पे, तो यहाँ पे x² का कोइफिशिएंट क्या है? 2 है, x का कोइफिशिएंट क्या है? 3 है ना? यहाँ नॉर्मल का कोइफिशिएंट क्या है? म्यू के। दिस म्यू के इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए? फॉर अ पेयर ऑफ सरफेसेस, ओके? अगर आप सरफेसेस चेंज कर दोगे तो म्यू के चेंज हो जाएगा, ओके बेटा? यहां तक कॉपी कर लो। देखिए, इस फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस इस फोर्स को बैलेंस करेगा, और ये वाला जो फ्रिक्शन है इसका फॉर्मूला है, ठीक है? सर हो गया। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। तो हमने यहां पर एक चीज पढ़ी, ध्यान दीजिए, हमने हमने एक सेकंड, हमने पढ़ा कि सर जब ये फोर्स छोटा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये फोर्स बड़ा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देयर मस्ट बी सम बाउंड्री, सम लिमिट, आया ना? यस। राइट? क्योंकि इस फॉर्मूले से तो आप कितना भी फोर्स लगाते जाओ फ्रिक्शन बैलेंस करता जाएगा, कितना ही फोर्स लगाते जाओ फ्रिक्शन बैलेंस करता जाएगा, तो कभी ब्लॉक मूव ही नहीं कर सकता इस फॉर्मूले के हिसाब से, हाँ या ना? हम्म। यस सर। चलो, तो अगला टॉपिक वही है, यहाँ तो कॉपी हो चुका है ना? यस सर। यस। टिल व्हाट लिमिट डज स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क? ठीक है? देखो, मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं ना, इसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हैं,
मैं बहुत ज़्यादा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है फ्रिक्शन, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके क्लास 8 में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ रही हैं। अगर आप बोलोगे कि जो पढ़ लिया वही परफेक्ट है, तो नहीं, इसमें कुछ स्मॉल एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो टिल व्हाट लिमिट डज स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो जो फ्रिक्शन एफ था, ये कैपिटल एफ को बैलेंस करेगा, पर कब तक करेगा? तो सर ये जो फ्रिक्शन एफ है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एस से रिप्रेजेंट कर दूं। ओके सर। दिस एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो सर वही म्यू लगाएंगे, लेकिन क्योंकि इस बार स्टैटिक इसलिए एस कर देंगे, म्यू एस इंटू नॉर्मल। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अपन यहाँ नाम एक टॉपिक भी डाला, क्या क्या कहते हैं इस फ्रिक्शन को? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जा सकती है ब्लॉक को मूव करने से रोकने के लिए। अगर इससे ज्यादा फोर्स की जरूरत है ब्लॉक को मूव करने से रोकने के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, मोशन चालू, काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू। समझ में आई बात? मैं एकदम सही समझा रहा हूँ। नंबर से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आया। ध्यान दो, एक और चीज मैं थोड़ी देर में एग्जांपल से ही बताऊंगा, बट जो आपकी बुक में जैसा बता रहा है उससे हिसाब से ही बताऊंगा। बट एक और चीज नोट कर लीजिए, म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट है, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। आपकी बुक में उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कह दिया है। एक्चुअली होना चाहिए क्या? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। क्योंकि तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, बट आपकी बुक में इसको सीधे सीधे स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है, जो कि होना क्या चाहिए? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइटली बड़ा होता है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा। ये इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल देके बता दूंगा। बट यहां क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? क्यों मत सोचो, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यों तो मैंने बताया ही नहीं, है ना। यस। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बड़ा है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इन कंपैरिजन टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इमेजिन दिस, एग्जांपल समझो कि लेट्स से आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका 100 न्यूटन है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 70 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर मैं वो जो फोर्स मेरा लग रहा था, उस फोर्स को अगर मैं 20 न्यूटन के बराबर कर दूं, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइए तो जरा। मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 100 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 70 न्यूटन, ठीक है। ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है कितने का? 20 न्यूटन का। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 100 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? नो सर। तो उसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आई बात? यस। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? सिंपली इस फोर्स को बैलेंस कर देगा। समझ में आया? हम्म समझ में आया कि नहीं आया? स्टैटिक फ्रिक्शन करता क्या है? इस फोर्स को बैलेंस ही करता है ना। यस। सेकंड एग्जांपल,
आपका जो फोर्स है वो 60 न्यूटन हो गया, तो क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी इस बार, 60 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, आपका जो फोर्स है वो 70.1 न्यूटन है, तो क्या होगा, हाँ नहीं, काइनेटिक नहीं होगा क्योंकि अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोके रखेगा। ध्यान दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब एक्ट करना शुरू करेगा जब ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अभी पार किया ही नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्लॉक को मूव होने ही नहीं देगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कहां से, समझ में आया। अभी तो ब्लॉक रेस्ट पे था, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस किया नहीं, तो ब्लॉक का मोशन शुरू हुआ नहीं, मोशन शुरू हुआ ही नहीं तो काइनेटिक फ्रिक्शन आया कहां से, स्लाइडिंग के बाद ना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, विच इज इक्वल टू 7। अगर आपका फोर्स 90 न्यूटन हो जाएगा तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना, 90 न्यूटन। समझ में आई बात। और अगर आपका फोर्स 102 न्यूटन होगा, अच्छा अगर फोर्स 102 न्यूटन हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, दिस विल मीन दिस फोर्स हैज एक्सीडेड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। दैट मीन्स स्लाइडिंग विल स्टार्ट, विच मीन्स फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और कितना लगेगा, कितना हो जाएगा, सही है, सिंपली 70 न्यूटन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल तो पहले कैलकुलेट कर चुका है ना, 70 न्यूटन आया था, है ना। वो आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ये मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके ये वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू नॉर्मल है, समझ में आई बात। और ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू के इंटू नॉर्मल, समझ में आया, हाँ या ना। अब सोचो इस ब्लॉक के साथ क्या हुआ, हमको मान लेते हैं ये ब्लॉक नहीं है, ये घर में रखा हुआ कोई मान लीजिए बेड है जिसको आपको थोड़ा सा खिसकाना है। मतलब क्या हुआ कि दुर्गा पूजा आ रही, मम्मी ने बोला कि घर में सफाई करनी बेटा, हेल्प कर दो। आपने बोला ओके मम्मा, आज पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया, हमको तो इन सब कामों में बहुत मजा आता है। अब मम्मी ने बोला बेटा ये सोफा या जो भी पलंग है इसको थोड़ा खिसका दो, उधर सफाई करनी है। आपने पूरी ताकत लगा के पलंग को खिसका दिया, पलंग मतलब बेड को खिसका दिया, ठीक है, बेड को खिसका दिया कि ठीक है मम्मी सफाई कर लो। मम्मी ने सफाई कर लिया, बोले वापस लगा दे बेटा, बोला ठीक है, आपने वापस लगाया, आपकी मम्मी बोले ना, लगा तो दिया आपने, लेकिन थोड़ा सा ना इसको 1 इंच और खिसका दे बेटा, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर इसको थोड़ा और खिसका दे। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। अब आपने उस 1 सेंटीमीटर खिसकाने के लिए, वो यही सोफा था, यही बेड था, फोर्स लगाया 20 न्यूटन, नहीं खिसका, 30 न्यूटन नहीं खिसका, 60 न्यूटन नहीं खिसका, कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। 70 न्यूटन नहीं खिसका, 90 न्यूटन नहीं खिसका, 99 न्यूटन नहीं खिसका, 100 न्यूटन नहीं खिसका, 100 न्यूटन तक नहीं खिसका है वो, राइट है ना। यस सर। और उस पर आपने फोर्स लगाया 100.1 न्यूटन। जैसे ही आपका फोर्स 100.1 न्यूटन हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। तो सडनली क्या हो गया, आपका फोर्स है 100.1 न्यूटन और फोर्स हो गया उधर हो गया 70 न्यूटन, तो सडनली वो 1 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर मूव कर गया। होता है कि नहीं होता है ऐसा, ये से ज्यादा मूव कर जाता है ना। क्यों होता है समझ में आ रहा है, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए ऐसा होता है।
और ये आपने अगली बार कभी मान लो किसी चीज को लंबे दूरी तक आप खिसका रहे हो तो जरा नोट करना, अगली बार जब खिसकाना शुरू करोगे तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है, और एक बार वो शुरू हो जाए लुढ़क मूव करना, तो उसका थोड़ा सा आसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता? मूव करते रह जाते हैं, है ना? बाद में वो बंद। मूव करना एक बार शुरू हो जाए तो वो आसान रहता है, शुरुआत में मूव कराना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है कि नहीं होता? यस सर। अगर नहीं नोट किया तो अगली बार जरूर नोट करना। ओके? सर मैंने नोट किया है। हाँ, गुड। अगर किसी ने नहीं नोट किया तो अगली बार जरूर नोट करना कि किसी भारी सामान को अगर आप खिसका रहे हो तो शुरुआत में फोर्स ज्यादा लगता है, एक बार मोशन शुरू हो जाए तो उसका फोर्स कम लगाना पड़ता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है बेटा? ओके? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर ब्लॉक पहले से मूव कर रहा होता और मैं उस पर फोर्स लगाता 20 न्यूटन, तो उस केस में फ्रिक्शन कितना लगता? Sir, please repeat. इसको कॉपी कर चुके हो? Yes, sir. यस सर। देखो, ये ब्लॉक है, इस फ्लोर पे रखा हुआ है, इसको एक पहलवान आदमी ने हल्की सी एक लात मार दी जिससे ये कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट से कांस्टेंट नहीं, ये वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है? इस पे जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज लेस देन इक्वल टू 100 न्यूटन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 70 न्यूटन, ये आपको पता है। ठीक है? मतलब आपको ये म्यू एस इंटू नॉर्मल एंड म्यू के इंटू नॉर्मल की वैल्यू पता है। आपने यहां पर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो मुझे बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? ध्यान दीजिए, क्या यहां स्लाइडिंग हो रही है, हाँ या ना? बताइए। हाँ सर। स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। कहानी खत्म। समझ में आया? यहाँ क्या लगेगा? पीछे की तरफ फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। कितना है? 70 न्यूटन है। समझ में आई बात? आया ना? Yes. चलो एक और केस समझते हैं, बिल्कुल सिमिलर सा एक और केस समझते हैं, वो और इंटरेस्टिंग है। ये ब्लॉक है, ये फ्लोर है, ये ब्लॉक इधर जा मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, आपने इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा और कितना लगेगा? देखो, फोर्स लेफ्ट में लगाया तो फ्रिक्शन राइट में लगेगा, हाँ या ना? Yes. ना, उससे मतलब नहीं, लेफ्ट साइड में ही लगेगा क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है ना बेटा, तो स्लाइडिंग को तो अपोज करेगा ना फ्रिक्शन, ये सपोर्ट कर देगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अपोजेस स्लाइडिंग, राइट? ध्यान रखना, अगर स्लाइडिंग नहीं होगी तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को अपोज करेगा। ठीक है? चलो, आप लोगों ने अपने लेवल पे, अगर ये सबको समझ में आ गया ना यहाँ तक, तो आप लोगों ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा समझ लिया है। ठीक है? क्लास 8 में इससे ज्यादा नहीं समझा सकते फ्रिक्शन, इससे ज्यादा क्लास 8 में समझाने की सोच भी नहीं सकता हूं मैं। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो फर्स्ट वाला केस ये ना, वो वाला समझा दीजिए। ये वाला केस यस सर। देखो भाई, वेलोसिटी राइट में, राइट? यस सर। मतलब नीचे वाला सरफेस राइट में जा रहा है,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सरफेस राइट में जा रहा है, दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रही है और फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, स्लाइडिंग को अपोज करेगा। तो क्योंकि ये ब्लॉक राइट में जा रहा था, ब्लॉक का सरफेस राइट में जा रहा था, इसलिए सरफेस पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। और क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है इसलिए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 17। बेसिकली ये जो 70 न्यूटन ये क्या है, ये बेसिकली आपका म्यू के इंटू नॉर्मल है, और ये 100 न्यूटन क्या है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात तो तब करेंगे ना जब स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। यहाँ तो स्लाइडिंग हो रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक ही है। बस खत्म कहानी, कहानी खत्म। ठीक है, यस सर। चलो फिर आपको जितना मुझे एक्स्ट्रा बताना था वो सब मैंने बता दिया है इस चैप्टर में। इसके अलावा कुछ भी मैं आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा। आज की क्लास का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू करेंगे, अगली क्लास का पहला टॉपिक लिख लीजिए ताकि मुझे देख के समझ में आ जाए क्या पढ़ाना है मुझे। ठीक है, फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईविल। ठीक है, यस सर। ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास में बड़ी आराम से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. ठीक है, चलो फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय। अपना गुड नाइट बेटा। अपना ध्यान, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ